नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। दुनिया भर में चाय के लंबे इतिहास और गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। स्थायी चाय उत्पादन और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य। गर्मी और लू के कारण लोगों का हाल है बेहाल। पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में लगातार भीषण हीट वेव जारी। दिल्ली सरकार ने सभी निजी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को तत्काल प्रभाव में 30 जून तक गर्मी की छुट्टी रखने के दिए निर्देश। गर्मी और लू के कारण बेहाल लोगों के लिए पर्यावरण अनुकूल मिट्टी के बर्तनों की आजकल है बड़ी आवश्यकता। जम्मू कश्मीर में उधमपुर के निवासी 77 वर्षीय मोहम्मद शफी पर्यावरण अनुकूल मिट्टी के बर्तनों की सदियों पुरानी कला को संरक्षित करने के लिए 60 साल से हैं समर्पित। और तमिलनाडु में कई दिनों से हो रही है झमाझम बारिश। भारी वर्षा के कारण तमिलनाडु के कई शहरों का बुरा हाल। बारिश के कारण बढ़ी लोगों की दिक्कतें। खबरें विस्तार से। फसलों के उत्पादन में खाद और उर्वरक का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें यूरिया और डीएपी दोनों ही ऐसे रासायनिक उर्वरक हैं जिनका इस्तेमाल लगभग सभी फसलों में किया जाता है। कई बार किसानों को दुकानदारों के द्वारा नकली या मिलावटी उर्वरक दे दिए जाते हैं, जिसके चलते किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में सभी किसानों को असली और नकली उर्वरकों की पहचान करना आना चाहिए। किसान खुद आसान तरीके अपनाकर असली उर्वरकों की पहचान कर सकते हैं। किसान ज्यादा उत्पादन लेने के लिए फसल में किसी उर्वरक का सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं तो वो है यूरिया। इसकी कीमत सबसे कम होना इसकी बड़ी वजह है। यूरिया के दाने सफेद, चमकदार और आकार में गोल होते हैं। ये पानी में घुलनशील होता है तथा घोल को छूने पर ठंडा महसूस होता है। यूरिया हथेली पर रखकर और मुट्ठी बंदकर फूंक मारने से हल्का गीला हो जाता है। खुले में रखने पर यह वातावरण की नमी अवशोषित कर गीला हो जाता है तथा गर्म तवे पर डालने में ये पिघल जाता है। तेज आंच करने पर इसमें अमोनिया की तीक्ष्ण गंध आती है। यूरिया को तवे पर गर्म करने से इसके दाने पिघल जाते हैं। यदि हम आंच तेज कर दें तो इसका कोई अवशेष ना बचे तो समझ लें यही असली यूरिया है। और अब बात करते हैं डीएपी की। डीएपी कठोर, दानेदार, भूरा, काला या बादामी रंग का होता है। नाखूनों से तोड़ने पर ये आसानी से नहीं टूटता है। यूरिया की तरह डीएपी भी मुट्ठी में भरकर फूंक मारने पर हल्का गीला हो जाता है। इसके दानों में चूना मिलाकर हाथ से रगड़ने पर तीक्ष्ण गंध आती है। यदि हम डीएपी के कुछ दानों को धीमी आंच पर तवे पर गर्म करें तो इसके दाने फूल जाएं तो किसान समझ लें कि यही असली डीएपी है। डीएपी के विपरीत सुपर फॉस्फेट नरम, दानेदार तथा भूरा, काला या बादामी रंग का होता है। नाखूनों से तोड़ने पर ये टूट जाता है। सुपर फॉस्फेट के दाने गर्म करने पर यथावत बने रहते हैं, डीएपी की तरह फूलते नहीं हैं। सुपर फॉस्फेट भूरे मटमैले रंग के पाउडर से भी होता है। पाउडर को खुले में रखने पर वातावरण की नमी अवशोषित कर गीला हो जाता है। इसके कुछ दानों को गर्म करें। यदि ये नहीं फूलते हैं तो समझ लें यही असली सुपर फॉस्फेट है। ध्यान रखें कि गर्म करने पर डीएपी व अन्य कॉम्प्लेक्स के दाने फूल जाते हैं, जबकि सुपर फॉस्फेट के नहीं। इस प्रकार इसकी मिलावट की पहचान आसानी से की जा सकती है। और आइए अब जानते हैं कि म्यूरेट ऑफ पोटाश की पहचान कैसे करें। म्यूरेट ऑफ पोटाश पिसे नमक की तरह सफ़ेद, लाल रंग की ईंट के पाउडर अथवा सफ़ेद नमक और लाल मिर्च के पाउडर के मिश्रण जैसा होता है। गीला करने पर इसके कण आपस में चिपकते नहीं हैं। पानी में घोलने पर पोटाश का लाल भाग ऊपर तैरने लगता है। इसके कण लाई की तरह फूल कर बड़े हो जाते हैं। ये भी खुले में रखने पर वातावरण की नमी अवशोषित कर गीला हो जाता है।
एनपीके सख्त दानेदार, भूरा काला बादामी रंगों से युक्त तथा नाखूनों से आसानी से ना टूटने वाला उर्वरक है। ये चूर्ण के रूप में भी उपलब्ध होता है। इसे दानेदार उर्वरक की मिलावट बहुधा डीएपी व एनपीके मिक्सचर उर्वरकों के साथ किए जाने की संभावना बनी रहती है। तवे पर धीमी आंच में गर्म करने से एनपीके के दाने लाई की तरह फूलकर बड़े हो जाते हैं। खुले में रखने पर यह वातावरण की नमी अवशोषित कर गीला हो जाता है। जिंक सल्फेट की असली पहचान ये है कि इसके दाने हल्के सफेद पीले तथा भूरे बारीक कण के आकार के होते हैं। किसान भाई जिंक सल्फेट में प्रमुख रूप में मैग्नीशियम सल्फेट की मिलावट की जाती है। भौतिक रूप से सामान्य होने के कारण इसके असली व नकली की पहचान करना कठिन होता है। डीएपी के घोल में जिंक सल्फेट का घोल मिलाने पर थक्केदार घना अवशेष बनाया जाता है, जबकि डीएपी के घोल में मैग्नीशियम सल्फेट का घोल मिलाने पर ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दुनिया भर में चाय के लंबे इतिहास और गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 21 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में फैली गरीबी और कुपोषण में चाय के अमूल्य योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। हमारी संवाददाता सुबीना राय बता रही हैं कि कैसे जलवायु परिवर्तन का असर असम के चाय बागानों पर पड़ा है। पानी के बाद चाय दुनिया का सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय है। ऐसा माना जाता है कि चाय की शुरुआत पूर्वोत्तर भारत, उत्तरी म्यांमार और दक्षिण पश्चिम चीन में हुई थी। चाय उत्पादन भारत सहित विकासशील देशों में लाखों परिवारों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत है, जो दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादकों में से एक है। दुनिया भर में मशहूर असम और दार्जिलिंग जैसी प्रसिद्ध चाय भारत में ही उगाई जाती हैं। If you trace back, it is over a century, more than 1.5 century old. But you see, the importance I can justify. The first thing when you get up in the morning is a cup of tea. Your day doesn't start with a cup of tea. And tea from Assam, we have got inherent quality here, which the liquor, the flavor which we have here, the body, the strength, is not available in other parts of the country. You may have flavor in Darjeeling, but when it comes to an overall quality, Assam is known for its tea quality. चाय उत्पादन और उसका व्यापार विकासशील देशों से लाखों करोड़ों परिवारों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का उद्देश्य चाय के इतिहास, उत्पादन, खपत और स्वास्थ्य लाभों सहित चाय के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसके अलावा ये दिन वैश्विक चाय के महत्व को प्रतिबिंबित करता है। चाय का उत्पादन करने वाले देशों का समर्थन और प्रति व्यक्ति खपत में गिरावट का समाधान करने के प्रयास में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस चाय क्षेत्र में महिलाओं और उनकी भूमिका पर प्रकाश डालता है। It's noticeable because the rainfall pattern, everything what we had earlier is absolutely changing. We are getting at the end of the day the same quantity of rainfall, but the distribution pattern is absolutely changed. So accordingly, we also have to adjust ourselves towards the growing of tea, planting of young teas. Irrigation, which was not heard of in Upper Assam much, is a basic necessary need of Upper Assam. अधिक बाढ़ और सूखे के साथ साथ तापमान और बारिश के पैटर्न में बदलाव होने का असर पैदावार, चाय उत्पाद की गुणवत्ता और कीमतों पर पड़ा है। इसके चलते चाय उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की आय में कमी हुई है, जिससे ग्रामीण लोगों के जीवन पर काफी असर पड़ा है। चाय का एक लंबा इतिहास है और ये विभिन्न देशों की संस्कृतियों में गहराई से समाई हुई है। इन देशों में चाय न केवल एक लोकप्रिय पेय है, बल्कि कई समाजों में सामाजिक रीति रिवाजों, समारोहों और आतिथ्य में भी अहम भूमिका निभाती आई है। सुबीना राय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, डिब्रूगढ़, असम। मार्च 2024 के दौरान ईपीएफओ के साथ करीब 7.47 लाख नए सदस्य जुड़े हैं, जिसमें 2 लाख महिला सदस्य हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च 2024 में जोड़े गए कुल नए सदस्यों में 18 से 25 आयु वर्ग की 57% हिस्सेदारी है। गौरतलब है कि श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ये आंकड़े अस्थायी हैं, क्योंकि आंकड़े जमा करने की प्रक्रिया लगातार चलती है। आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च में ईपीएफओ से जुड़ने वाले ज्यादातर युवा वो हैं
हैं जो पहली नौकरी कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सर्विसेज, फिश प्रोसेसिंग और नॉनवेज प्रिवेंशन, रेस्टोरेंट और बीड़ी मेकिंग में ज़्यादातर लोग काम कर रहे हैं। वहीं 43% ऐसे सदस्य हैं जो सिक्योरिटी सर्विसेज और इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। रिटायरमेंट फंड बॉडी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने मार्च 2024 में 14.41 लाख सदस्य जोड़े हैं। सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 11.80 लाख सदस्य EPFO से बाहर चले गए और बाद में फिर से इसमें शामिल हुए। कहने का मतलब यह है कि इन सदस्यों ने अपनी नौकरी बदल ली और EPFO के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों से फिर से शामिल हो गए हैं। बात करते हैं गर्मी की। गर्मी और लू के कारण लोगों का हाल बेहाल है। पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR और उत्तर प्रदेश में लगातार भीषण हीट वेव जारी है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं गुजरात में भी आने वाले 5 दिनों में हीट वेव जारी रहेगा। मौसम विभाग ने बढ़ते हुए तापमान और लू को देखते हुए पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR और उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम राजस्थान के कई हिस्सों, पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आज गंभीर उष्ण लहर चलने की संभावना है। लोगों को धूप के समय बाहर निकलने से परहेज करने और अधिक मात्रा में पेय पदार्थ का सेवन करने की सलाह भी दी गई है। महिलाओं, बुजुर्गों और खासकर बच्चों को अनावश्यक बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि आगामी कुछ दिनों तक तापमान में गिरावट की कोई संभावना नहीं है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्टार्टिंग फ्रॉम अगर आप बात करें स्पेशली राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ मध्य प्रदेश, जहां कंटिन्यूज हीट वेव टू सीवियर हीट वेव पड़ रही है। तो आने वाले 5 दिनों के लिए हमने पूरा जहां रेड अलर्ट दे रखा है और नॉर्थ मध्य प्रदेश वहां में भी हमने हीट वेव टू सीवियर हीट वेव का वार्निंग दे रखा है, ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। सिमिलरली बिहार पे भी हीट वेव पड़ रहा है, लेकिन 2 दिनों के बाद वहां थोड़ी कमी हो जाएगी। इसके अलावा गुजरात में भी आने वाले 5 दिनों में हीट वेव कंटिन्यू रहेगी। अनुमान नहीं लगा रहे कि टेम्परेचर में गिरावट रहेगी। ऑलमोस्ट जैसे टेम्परेचर चल रहे हैं वैसे ही रहेंगे, 1 आधा डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा ही सिनेरियो बना रहेगा। लोगों को प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। जनरली ऑब्वियस है कि धूप के टाइम बाहर नहीं निकलना चाहिए। राजस्थान में गर्मी का असर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। दिन के साथ साथ अब रात में भी लू का असर महसूस किया जा सकता है। इस सीजन की गर्मी कई रिकॉर्ड तोड़ते जा रही है। लगातार चल रही गर्म हवाओं ने जीना दूभर कर दिया है। यहाँ दिन का अधिकतम तापमान जहाँ 47 डिग्री तक पहुँच चुका है, तो वहीं रात का तापमान में भी 6 डिग्री के आसपास का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी से लोग अब परेशान नजर आ रहे हैं। दिल्ली देखा जाए तो वैसे अपने आप में गर्म प्रदेश है, लेकिन सर यहाँ की गर्मी मतलब हमें लगता था कि दिल्ली की गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन सर जब हमने जयपुर, इससे पहले एक्चुअली मैं बताता हूँ, इससे कल हम लोग चूरू गए हुए थे सालासर। सर वहाँ पे जो गर्मी है मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब एकदम हालत खराब हो गई थी। हमें चक्कर वक्कर, पसीने वसीने सब आने लग गए थे। इधर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। वैसे तो हम घूमने गए थे तो वहाँ पे ठंडी थी, लेकिन जब डायरेक्ट क्लाइमेट चेंज हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है। उस वक्त ठंडी थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। जयपुर घूमने आए हैं और जयपुर में हमें तो गर्मी काफ़ी लग रही है, क्योंकि अभी हम ठंडे प्रदेश हिमाचल से आए, तो गर्मी तो है ज़्यादा, लेकिन ये घूमने में मज़ा भी आ रहा है। दिल्ली में भी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। दिल्ली सरकार ने सभी निजी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से 30 जून तक गर्मी की छुट्टी रखने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा निदेशालय ने एक सर्कुलर में कहा है कि सभी विद्यालयों को इस शैक्षणिक वर्ष के लिए 11 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश देने के निर्देश दिए गए थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों के दौरान तापमान में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। रविवार को देश में सर्वाधिक 47.8 डिग्री तापमान दिल्ली के नजफगढ़ में दर्ज किया गया। गाजियाबाद में भी भीषण गर्मी के कारण जिला प्रशासन ने 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 25 मई तक छुट्टी घोषित की है। और देश के अलग अलग राज्यों में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में हमारे संवाददाता ने अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से बातचीत करके उनसे गर्मी से होने वाली परेशानियों के बारे में जाना। जयपुर से आई हूँ, राम का दर्शन करने के लिए आई हूँ। गर्मी बहुत तेज है। गर्मी को दूर करने के लिए नारियल पानी, मौसमी
ठंडा पानी पी के राहत करके। दर्शन करने आए हैं। गर्मी बहुत पड़ी हुई है पर दर्शन हुए, 1 घंटा लग गया पर दर्शन हुए। यहीं कुछ यहाँ पे मशहूर ठंडी लस्सी या नींबू पानी, ठंडा पानी पीकर कर रहे हैं। बहुत ही गर्मी है, बहुत गर्मी। बहुत गर्मी है, लेकिन नल्ला जी का दर्शन करके बहुत शांति मिला है। हाँ, दर्शन तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन पानी पी पी के बहुत हैरान हो गया है। बहुत गर्मी, मतलब पूछो मत। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही आम लोगों के साथ परिंदों और जानवरों के लिए भी बढ़ती गर्मी घातक साबित हो रही है। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के निर्धारित प्रावधान के अनुसार 1982 को स्थापित हुए हरियाणा में भिवानी के चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल लघु चिड़ियाघर में पक्षियों व जानवरों को इस भीषण गर्मी से बचाने के लिए न केवल व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं, बल्कि पानी की समुचित व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि चिड़ियाघर के पशु व पक्षी हीट स्ट्रोक व सन स्ट्रोक से बचे रहें, उन्हें संतुलित भोजन व पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। भिवानी लघु चिड़ियाघर के इंचार्ज वन्य जीव रक्षक सोमबीर ने बताया कि भिवानी लघु चिड़ियाघर में 2 शेर सिम्बा व शिवा हैं। इसके अलावा शेरनी सुधा तथा उसके 6.5 माह के 2 बच्चे हैं, जिन्हें गर्मी की मार से बचाने के लिए कूलर लगाया गया है। इनके लिए पत्थर के कुंड में पानी की व्यवस्था भी की गई है। नहाने के लिए इनकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा चिड़ियाघर में भालू का जोड़ा, घड़ियाल, लेपर्ड जोड़ा, चिकारा, ब्लैक बक, सांभल, चीतल के अलावा पक्षियों की प्रजातियों में कॉकटेल, पैरट, उल्लू सहित विभिन्न पक्षियों की प्रजातियां हैं, जिनके लिए भीषण गर्मी को देखते हुए खास व्यवस्था की गई है। गर्मी और लू के कारण हाल बेहाल लोगों के लिए पर्यावरण अनुकूल मिट्टी के बर्तनों की आजकल बड़ी आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर के निवासी 77 वर्षीय कुम्हार मोहम्मद शफी ऐसे ही पर्यावरण अनुकूल मिट्टी के बर्तनों की सदियों पुरानी कला को संरक्षित करने के लिए 60 साल से समर्पित हैं। मोहम्मद शफी का कहना है कि उन्होंने 15 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। उनके अनुसार वे सदियों से ये बर्तन बनाते आ रहे हैं। लोग इनमें खाना पकाते और खाते थे। उन्होंने कहा कि रेफ्रिजरेटर के विपरीत इन मिट्टी के बर्तनों के बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हैं। ये काम जितना कोई करे हर 12 मौसम में होता है। गर्मियों में ज्यादा होता है, मगर हिम्मत पर होता है, करने पर होता है। जितना कोई करे उतने कोई माल जितना बनाए उतना बिक जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, फ्रोत हो जाता है। मैंने 60 साल हो गए मैंने ये काम करते। हाँ, 77 साल है, अब बूढ़ा हो गया। इस वक्त तो काफी पैसा है इसमें। जिस वक्त मैं स्टार्टिंग में करता था उस दिन 100-150 रुपया दिन का कमाता था। इस तक 3000 से 5000 तक कमाता था। मुझे उतनी ताकत ही नहीं है। मैं काम करूँ, नौजवान कमा सकता है, 5000 रुपये तक दिन का कमा सकता। एक और जहां पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में लगातार भीषण हीटवेव जारी है, तो वहीं तमिलनाडु में कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण तमिलनाडु के कई शहरों का बुरा हाल है, जिसमें तिरुपतूर और करूर शामिल हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है और बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पानी लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच गया है और लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा फ्लावर शो जो अपने आप में बेहद खूबसूरत तो है ही, साथ ही कुछ अलग हटकर भी है। हम आपको लेकर चलते हैं तमिलनाडु के कोडाई कनाल, जहां ब्रांड पार्क में फ्लावर शो चल रहा है। हर साल इसका आयोजन होता है और इस साल ये 61वां आयोजन है। इस साल की प्रदर्शनी की थीम है वन्यजीव, जिसमें मोर, गोरिल्ला, कोआला, भालू और ड्रैगन सहित तमाम जानवरों की फूलों से आकृति बनाई गई है। जी हाँ, ये कलाकृति अलग अलग वैरायटी के फूलों से बनाई गई है। 10 दिन तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में आयोजकों ने लगभग 5 लाख फूल प्रदर्शित किए हैं। अब बात सेहत की। हार्ट फेलियर यानी हृदय विफलता, ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति को हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। हृदय की कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें हृदय फेल होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में इलाज के क्या विकल्प हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हृदय प्रत्यारोपण एक शल्य चिकित्सा की प्रक्रिया है, जिसे ऐसी अवस्था में किया जाता है जब हृदय विफलता की अंतिम अवस्था में हो या जिसे गंभीर कोरोनरी धमनी रोग हो। हृदय फेल होने की स्थिति में हृदय के प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। मरीज को अगर हार्ट फेलियर की बीमारी है, जो कि वेरियस स्टेजेस होते हैं, स्टेज A, B, C, D, अगर उसको स्टेज D यानी कि एडवांस्ड हार्ट फेलियर है, तो इन कंडीशन में हार्ट
ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली इसके दो मेन कारण होते हैं, इस्केमिक हार्ट डिसीज़ और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इस्केमिक हार्ट डिसीज़ हार्ट अटैक के बाद जो कंडीशन डेवलप होती है उसमें हो सकता है, और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी वायरल इन्फेक्शन के बाद हार्ट कमज़ोर हो जाता है उससे होता है। इन दोनों कंडीशंस में मेनली हार्ट ट्रांसप्लांट की इंडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनके पास ऐसी स्कीम्स हैं या फंड्स हैं जो जिनमें अगर पेशेंट या उनकी फैमिली अप्लाई करें तो उनको सफिशिएंट फंड्स मिल जाते हैं और उनका हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन आसानी से हो सकता है। हार्ट फेलियर यानी हृदय का कार्य करना बंद कर देना, ऐसी स्थिति कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। कॉर्नरी धमनी रोग यानी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, हृदयाघात, हृदय की मांसपेशियों के कमजोर होने पर, रूमेटिक हार्ट डिजीज, हृदय के वाल्व खराब होना या वाल्व खराब होने पर हृदय को रक्त प्रवाह नहीं मिलता। ऐसे में हृदय विफल होने लगता है। हृदय प्रत्यारोपण से पूर्व रोगी की कई विशिष्ट जांच की जाती है, जिसके बाद ही हृदय को प्रत्यारोपित किया जाता है। हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में अगर हम देखें तो दो हिस्से हैं, एक है सर्जरी और उसके बाद ऑपरेशन के बाद का केयर। तो ऑपरेशन जो है हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी ज़्यादा जटिल ऑपरेशन नहीं है। नॉर्मली जो हार्ट के ऑपरेशन होते हैं वो 2 से 3 घंटे के ऑपरेशन होते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन भी नॉर्मली 3-3.5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जब मरीज़ को आईसीयू में लेके जाते हैं वहाँ पे काफ़ी 7 से 10 दिन तक का इंटेंसिव केयर देना पड़ता है। वहाँ पे काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है मरीज़ की हेल्थ का, और मरीज़ को भी अपना खुद का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा जब मरीज़ डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से तो उसको काफ़ी इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं जिससे वो अपने जो नए हार्ट है उसकी केयर करने के लिए मेंटली इक्विप्ड हो। हृदय प्रत्यारोपण में ऑपरेशन या सर्जरी के माध्यम से एक प्रभावित या खराब हृदय को स्वस्थ हृदय से बदल दिया जाता है। हृदय प्रत्यारोपण एक ऐसा उपचार है जिसे आमतौर पर उन लोगों में किया जाता है जिनकी स्थिति में दवाओं या अन्य सर्जरी से पर्याप्त सुधार नहीं हुआ हो। हृदय प्रत्यारोपण एक बड़ी सर्जरी है जिसमें अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। मरीज़ घर में कुछ प्रिकॉशंस ले, जैसे कि शुरू के महीनों में ज़्यादा लोगों से मिलाप नहीं हो, क्योंकि बेसिकली ये होता है कि मरीज़ को ऐसी दवाइयाँ दी जा रही होती है जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी हम कम करते हैं। और जो बहुत ज़्यादा अगर भीड़ या मिलने वाले आते हैं तो उनके जो शरीर में इन्फेक्शन वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। उसको अपने हेल्थ का इस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि जो घर का ही खाना खाना है, जो दवाइयाँ हैं वो नियमित तरीके से लेनी है। और बाकी इसके अलावा अगर मरीज़ को कुछ दिक्कतें होती हैं, जैसे कि थोड़ा बुखार आने लगे या फिर खांसी आने लगे या हल्की पैरों में सूजन आने लगे, भूख लगना बिल्कुल सडनली बंद हो जाए, तो ये कुछ इंडिकेशंस होते हैं जिससे पता चल सकता है कि हार्ट शायद रिजेक्ट हो रहा है और उसको ऐसे में तुरंत अस्पताल में जाके अपने ट्रीटिंग टीम से संपर्क करना चाहिए। लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नंबर्स में आगे आएँ और अपना ऑर्गन्स डोनेट करें, प्लेज करें। और प्लेज करना भी बहुत ही आसान है। नोटो की वेबसाइट है, उसमें आप एक फॉर्म बस भरना है और आपका ऑर्गन्स प्लेज हो जाता है। हृदय प्रत्यारोपण के बाद व्यक्ति कुछ ही समय में स्वस्थ हो जाता है और सामान्य जीवन जी सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और आइए अब नजर डालते हैं खास खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्वी चंपारण में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत इंडी गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि 4 जून को इंडी गठबंधन के इरादों पर बड़ा प्रहार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए भला बुरा कहने वाले लोगों को करारा जवाब दिया और सभी नागरिकों को जीवन में खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के नेताओं के पास इस चुनाव में उन्हें गाली देने के लिए इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। पीएम ने कहा कि हार देकर इंडी गठबंधन के नेताओं में बौखलाहट देखी जा सकती है। उन्होंने इंडी गठबंधन के नेताओं पर देश की परेशानियों के बारे में जानकारी न होने का आरोप लगाया। पीएम ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर रामलला प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराए जाने पर उन्हें घेरा। पीएम ने लालू राबड़ी काल के जंगलराज की याद दिलाई और उन पर नौकरी के बदले जमीन हड़प जाने पर को लेकर सीधा निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज हरियाणा के रोहतक में रोड शो किया। रोड शो के दौरान हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। शिवसेना के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन को जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि 4 जून को विपक्षी गठबंधन को 300 से ऊपर सीटें मिलेगी और उनकी सरकार बनेगी।
स्वाति मालीवाल मारपीट मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट मामले की जांच के लिए किया गया ये गठन। बिना इजाजत भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन करने पर आप नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक केजरीवाल के विरोध मार्च के आह्वान के बाद रविवार को भाजपा मुख्यालय के पास सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई, क्योंकि आपने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जाने की कोई अनुमति नहीं मांगी थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 7 करोड़ रुपए की अवैध पूंजी आम आदमी पार्टी को मिली है। आबकारी नीति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी है। सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से कोर्ट में पेश हुए। 20 मई से संसद और संसद परिसर में स्थित अन्य भवनों की सुरक्षा की कमान पूरी तरह से सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF ने संभाल ली है। पिछले साल 13 दिसंबर को नए संसद भवन की सुरक्षा में चूक मामले के बाद CISF को सुरक्षा का ये जिम्मा दिया गया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि 21 मई 1991 को एक रैली में उनकी हत्या कर दी गई थी। उन पर आत्मघाती हमला हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता वीर भूमि पहुंचे। भारत और फ्रांस के संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति मेघालय के उमरोई में जारी हैं। अभ्यास के दौरान भारत और फ्रांस की टुकड़ी तालमेल के उच्च मानकों का प्रदर्शन कर रही है। मेघालय की पहली महिला डीजीपी इदाशीशा नोग्रांग ने अपने पदभार को संभाल लिया है। इदाशीशा ने रविवार को डीजीपी पद से सेवानिवृत्त हुए LR बिश्नोई की जगह ली है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। एशिया का सबसे खूबसूरत गांव में आपको लेकर आई हूँ। भारत के मेघालय का एक ऐसा गांव जो सबसे ज्यादा स्वच्छ है। गांव-गांव पहुंचकर विकास को समझ रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं नागालैंड। एजुकेशन बहुत बढ़िया है। यहाँ में 5 स्कूल है। कल्चर बहुत अच्छा है और इसमें बहुत सारा बदलाव आ गए ना। मैं इस गांव से ये भी सीखना चाहिए कि हमें हमारा एनवायरनमेंट कितना अच्छा साफ रखना चाहिए। विकास हुआ है, विकसित है और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। भारत के अलग अलग गांवों से देखिए कार्यक्रम किसान यात्रा मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जिम डेली 1 से 2 घंटा। अरे वाह, पर रोज क्यों? बॉडी बिल्डिंग, टाइम तो लगता है। स्क्रीन टाइम तो काफी है आपका। बिल्कुल, अब सारी इन्फॉर्मेशन यहीं तो मिलती है और एंटरटेनमेंट भी। पर इतना टाइम? नॉलेज बिल्डिंग, ये भी तो जरूरी है। आसान नहीं है इन्फ्लुएंसर बनना। सही कहा आपने। पूरे दिन रील्स बनाओ, कैप्शन चुनो, पोस्ट करो, स्टोरीज अपलोड करो। इट्स अ फुल टाइम जॉब एक्चुअली। पर इतना कुछ किस लिए? इमेज बिल्डिंग, व्हाट एल्स? पर वोट नहीं डाला आपने। वोट क्या फायदा? नेशन बिल्डिंग। और हाँ, इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता। ख्याल बदलेगा तभी तो देश बदलेगा। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
भारत की शान।